आज हम आपको दिखाते हैं मातृभूमि में खास पेशकश। आज बात भारत की एक और नई ताकत की करेंगे जो नौसेना को मिलने वाली है, जो हिंद महासागर में चालबाज चीन को चकमा देगा, जो अरब सागर में पानी में पाकिस्तान को पस्त कर देगा। उसका नाम है INS वेला, जो नौसेना में शामिल होने वाला है। नौसेना को पानी के भीतर और ताकतवर बनाने वाला है। समुद्र में उतरने से पहले, नौसेना में कमीशन होने से पहले ABP न्यूज INS वेला पर पहुंची और उसकी खूबियों, ताकत और उसके आधुनिक हथियारों के बारे में जानकारी ली। तो INS वेला से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हिंद महासागर में चीन की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। चीन को जवाब देने के लिए नौसेना की ताकत में इजाफा भारत की जरूरत है और उसी जरूरत को पूरा करती है सबमरीन, जो चीन की हर चाल पर पानी के भीतर से पैनी निगाह रख सकती है। नौसेना की ताकत के मामले में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है और जब ऐसा खतरनाक दुश्मन अपना पड़ोसी हो तो भारत के लिए अपनी ताकत में इजाफा करना और भी जरूरी हो जाता है। इसीलिए पाकिस्तान के साथ साथ चीन को जवाब देने के लिए भारत की एक और सबमरीन समंदर में उतर चुकी है। नाम है INS वेला। कुछ ही दिनों के भीतर भारत की नौसेना को 2 ताकतवर हथियार मिले हैं। 21 नवंबर को INS विशाखापट्टनम नेवी में कमीशन हुआ, तो अब INS वेला नौसेना को मिलने जा रहा है, जो महासागर की गहराइयों में भारत को ताकतवर बनाएगी। नेवी में शामिल होने से पहले कलावरी क्लास की चौथी पनडुब्बी INS वेला पर पहुंची ABP न्यूज की टीम। कलावरी क्लास की चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वेला भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रही है। इसके शामिल होने के साथ ही भारत की ताकत न केवल समुद्र की सतह बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी बढ़ जाएगी। INS वेला के आ जाने से हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा अभेद्य बन जाएगी। पनडुब्बी कितनी आधुनिक है, कितनी ताकत से लैस है, ये भी बताएंगे, लेकिन इसके समंदर में उतरने से पहले देखिए ये कितनी विशाल है। INS वेला की लंबाई 221 फीट है, ऊंचाई 40 फीट, वजन 1565 टन, तो स्पीड 22 नॉटिकल यानी करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटा। INS वेला की मशीनरी सेटअप में करीब 60 किलोमीटर लंबी केबल का इस्तेमाल किया गया है। स्पेशल स्टील से बनी सबमरीन INS वेला स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जो दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आती। पानी के भीतर 350 मीटर की गहराई में जाकर भी दुश्मन का पता लगाने की क्षमता रखती है। ये किसी भी मौसम में अपने टास्क को पूरा करने की ताकत रखती है। INS वेला में 2 KW डीजल इंजन लगे हैं। ये 45 से 50 दिनों तक पानी के भीतर रह सकती है। 6500 नॉटिकल माइल्स यानी 12000 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है। वेला एक स्वदेशी पनडुब्बी है जो मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई है। स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियों में से भारत को 3 पनडुब्बी INS गलवारी, खांडेरी और करंज पहले ही मिल चुकी है और अब INS वेला नौसेना में शामिल होने वाली है। भारत सरकार ने साल 2005 में फ्रांसीसी कंपनी मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इसका करार किया था। आत्मनिर्भर भारत के अंडर ये इंडिया में बनी गई चौथी सबमरीन है और इसकी जो ट्रेनिंग है इंक्लूडिंग द इंडियन ट्रेनिंग, इंडियन ट्रेनिंग टीम बनाई गई थी, जो कि हमारी इंडिया में पूरी ट्रेनिंग से लेके सबमरीन जुड़ने से लेके इसके पूरे सेंसर्स की ट्रायल सब कुछ इंडिया में हुआ है। INS वेला के ऊपर लगाए गए हथियारों की बात की जाए तो इन पर 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स बनाई गई हैं, जिनसे टॉर्पीडो को फायर किया जाता है। टॉर्पीडो या मिसाइल कितनी संख्या में रखी जाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कौन से मिशन पर जाने वाली है। सबमरीन का ये आगे का हिस्सा है और इसी हिस्से में तमाम जो टॉर्पीडोज होते हैं, मिसाइल होते हैं, उनको यहाँ पर लगाया जाता है। आपको बता दें कि ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसमें टॉर्पीडो यहाँ से फायर किया जाता है। साथ ही साथ इसमें अधिकतम 18 टॉर्पीडो या फिर एंटी शिप मिसाइल SM-39 ले जाया जा सकता है। INS वेला के भीतर ऐसे एडवांस वेपन लगे हैं जो युद्ध के हालात में दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। दुश्मन के खोजी हवाई जहाज हो या सबमरीन या वॉर वेसल्स, उन सबको इसकी जानकारी ठीक से नहीं मिल पाती है। ये सबमरीन माइंस भी बिछा सकती है। सबमरीन में लगे हथियार और सेंसर हाई टेक्नोलॉजी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हैं। इन्हीं सब खूबियों के चलते इस सबमरीन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है।
सो ये साइलेंट किलर इसलिए जाना जाता है क्योंकि एक तो इसके पास बहुत ज़्यादा एडवांस वेपन सिस्टम और सेंसर्स हैं। से इसके जो सिस्टम्स एंड सेंसर्स हैं और मशीनरी है उसको साइलेंट बनाया गया है। इसको शॉक माउंट्स पे वगैरह माउंट करके ताकि दुश्मन इसको डिटेक्ट ना कर सके। एंड जो सेंसर्स इतने एडवांस हैं हमारे रडार्स और सोनार्स और जो अलग अलग एक्टिव सेंसर्स हैं जिससे हमें आसानी होती है दूसरी शिप को और सबमरीन को डिटेक्ट करना। इस हाईटेक सबमरीन में नौसेना के दूसरे युद्धपोत से संचार की सारी सुविधाएं भी मौजूद हैं। ये पनडुब्बी हर तरह के वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने जैसे कामों को बखूबी अंजाम दे सकती है। अब जानिए कि सबमरीन जितनी ताकतवर होती है उनके भीतर जवानों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। लेकिन देश प्रेम से ओतप्रोत हमारे नौसैनिक 40 से 50 दिनों तक पानी के भीतर इस मुश्किल जिंदगी को खूब एंजॉय करते हैं। सबमरीन पर करीब 40 लोगों का क्रू एक साथ काम कर सकता है, जिनमें से 8 से 10 ऑफिसर होते हैं। सबमरीन में जगह कम होने के चलते कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जवानों के सोने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। 3-3 घंटे की ड्यूटी के बाद जवान 6 घंटे का ब्रेक लेते हैं। जहां तक हो सके पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। हमें पानी का काफ़ी रिलीजियसली यूज करना पड़ता है। पानी हमारे लिए सोने के बराबर है और प्लस हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि हम ज़्यादा आवाज़ ना करें सबमरीन के अंदर और अपने अकॉस्टिक सिग्नेचर को जितना कम रख सके उतना अच्छा है हमारे लिए। यहाँ पे हम हॉट बंकिंग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट पुराने सबमरीन पुराने ज़माने से है। एक आदमी वॉच पे रहता है और 2 आदमी सोते हैं। जब दूसरा आदमी उनको रिलीफ जब उनकी ड्यूटी आती है तो वो चले जाते हैं और उनको एक गर्म बिस्तर मिलता है। सबमरीन में किचन को गैली कहा जाता है। यहाँ खाना बनाने में भी काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। ज्यादातर उबला हुआ ही खाना बनता है। हम कुछ एक्स्ट्रा जो हाई प्रोटीन डाइट होता है वो हम ले जाते हैं अपने साथ। हम अपना पानी खुद बनाते हैं समुद्र के पानी से और नहाने का है 3-4 दिन में हम नहा लेते हैं। लेकिन इतनी दुश्वारियों के बावजूद जब दुश्मन पर वार करने की नौबत आ जाए तो ये नौसैनिक हर पल तैनात रहते हैं। सबमरीन पर हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कुछ खास लोगों पर होती है। जैसे अगर टॉर्पीडो को फायर करना हो तो उसके लिए खास तौर पर एक नौसैनिक तैयार होता है। टॉर्पीडो फायर करने से पहले उसके कम्युनिकेशन के लिए एक खास नौसैनिक तैनात रहता है, तो कॉम्बैट के लिए एक अलग टीम होती है। और अब बात दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शुमार होने वाले नोएडा एयरपोर्ट की करते हैं, जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने जा रहे हैं। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होगा भूमि पूजन और इस भूमि पूजन के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश की जमीन पर एक बार फिर अपने पैर जमाने की कोशिश करेगी। कैसा है नोएडा का ये एयरपोर्ट, कब बनकर तैयार होगा और जनता को इससे कितना फायदा होगा, हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। मंच है तैयार, बस कुछ और घंटों का इंतजार। पड़ने वाला है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव का पहला पत्थर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं जेवर, जहां वो एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और इसी के साथ शुरू हो जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा। एयरपोर्ट कितना भव्य होगा ये दर्शकों को दिखाएं, उससे पहले देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए कितनी भव्य तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े और दुनिया के चौथे सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, क्योंकि 2024 में इसी एयरपोर्ट से पहली उड़ान भरी जाएगी, जिसका पहला फेज बनकर तैयार होगा। और आज आपको हम इस एयरपोर्ट की एक एक स्थितियों से रूबरू कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 25 तारीख को जब सुबह आएंगे तो मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं करीब 100 मीटर बाद हेलीपैड बना, वहां उतरेंगे और वहां से सीधे इस एरिया में आएंगे जहां पे 2 लॉन्ज बने हुए हैं। एक प्राइम मिनिस्टर लॉन्ज है जहां पे पीएम आएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, और दूसरा मेरे जो राइट में है ये प्रदर्शनी हॉल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे प्रदर्शनी के जरिए उनको बताया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा कि
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और ये इसके लिए बहुत बड़ी LED की दीवार खड़ी की गई है, जहां पे बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो है, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी फ़ोटो है, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम को बाकायदा फ़ोटो के जरिए दर्शाया गया है। एयरपोर्ट का पहला चरण साल 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा, यानी 3 साल के भीतर यहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। लेकिन बीजेपी के लिए 3 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में ये एयरपोर्ट वोटों की उड़ान लेकर आ सकता है और जेवर में इसका असर नजर आने लगा है। हमें तो यूपी से मिलेगा ही मिलेगा, यूपी के ऊपर तो बनता ही है, और क्या होता है। बीजेपी मेरे हिसाब से 100% जीतेगी। यहाँ से तो पलकर यूपी से जीतनी चाहिए, और किसको वोट दें। जेवर में लोग बीजेपी से खुश हैं क्योंकि इस इलाके में एयरपोर्ट के बनने पर मुहर लगी है। तब से यहाँ जमीनों के भाव कई गुना बढ़ चुके हैं। 10 से स्टार्ट ले गए, 25 तक का भी है, 50 तक का भी रेट है। पहले तो वही था 10-15। एयरपोर्ट बनेगा तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही औद्योगिक विकास, कारोबार, व्यापार के काम को भी गति मिलेगी। और जनता जानती है कि एयरपोर्ट आएगा तो साथ में रोजगार के अवसर भी लाएगा। रोजगार मिलेगा। जो गांव उठे हैं उनका दुख तो है, लेकिन उनको जगह भी दे रहे हैं, पैसा भी दिया है। ये एयरपोर्ट बीजेपी के लिए चुनाव में कितना अहम साबित हो सकता है, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है। पीएम खुद इसका शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं और यूपी के सीएम जेवर पहुंचकर एक-एक तैयारी का जायजा ले रहे हैं। अब ये देखिए कि ये एयरपोर्ट कितना बड़ा होगा, कितनी लागत से बन रहा है और इसके अंदर क्या-क्या सुविधाएं होंगी। 5000 एकड़ से ज्यादा के इलाके में फैला होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसे बनाने में करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस तरह शानदार हाईवे और एक्सप्रेसवे के रास्ते एयरपोर्ट में एंट्री होगी। एंट्री के बाद सबसे आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाया जाएगा, जहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर एयरपोर्ट से बाहर निकलकर आसपास के शहरों में जा सकेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक वक्त में 186 विमानों को खड़ा करने की सुविधा होगी। इस एयरपोर्ट पर 6 रनवे होंगे, जिन्हें जरूरत पड़ने पर बढ़ाकर 8 किया जा सकता है। एयरपोर्ट को मेट्रो और हाई स्पीड रेल से कनेक्ट किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे को भी एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। एयरपोर्ट की साल भर में 7 करोड़ यात्रियों की क्षमता है। अब ये देखिए कि आसपास के दूसरे शहरों से कैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कनेक्ट बनेगा। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर की दूरी है, जबकि नोएडा शहर से 60 किलोमीटर दूर है। गुड़गांव से 80 किलोमीटर की दूरी और गाजियाबाद से 75 किलोमीटर की दूरी है। वहीं आगरा से 130 किलोमीटर की दूरी है। किसान आंदोलन से बीजेपी के खिलाफ नाराजगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को खत्म करके काफी हद तक दूर कर दिया है। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। और अब इस एयरपोर्ट के जरिए यूपी के सिंहासन तक की दूरी विकास के सहारे पूरी करने की कोशिश है। कृषि कानून वापस हो रहा है, लेकिन राकेश टिकैत और दूसरे किसान कब तक टिके रहेंगे? मैंने और मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता ने किसान नेता राकेश टिकैत से आगे के प्लान पर बात की। ट्रैक्टर पर टिकैत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप शाम 7:30 बजे जरूर देखें। उसकी एक झलक हम आपको अभी दिखा देते हैं। आपने जब ये आंदोलन शुरू किया था टिकैत साहब, तब MSP का जिक्र आपने नहीं किया था। उस समय जब आप बातचीत की मेज पे बैठे तब आपने MSP की बात की। MSP का जिक्र तो आज से 15 साल पहले से है। ये तो है MSP का जिक्र तो नरेंद्र मोदी ने 2011 में कर लिया था। ये उस कमेटी के MSP की कमेटी के अध्यक्ष थे और हमको था कि ये अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी उस रिपोर्ट को अब ये लागू कर देंगे। पर गुणवत्ता का सवाल भी खड़ा हो जाएगा ना टिकैत साहब। जिन किसानों की फसल उस गुणवत्ता से नीचे होगी, उनको वो कीमत नहीं मिल पाएगी, उनका नुकसान भी तो होगा। नहीं, वो सब तय हो जाएगा, वो प्रावधान में तय होगा, वो आएगा। टिकैत साहब, जब पिछले साल 26 नवंबर को आप लोग दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे थे, हम लोग वहाँ मौजूद थे शोभना, उस दौरान सबसे बड़ा नारा यही था, तीनों कृषि कानून की वापसी तक नहीं जाएंगे। आंदोलन शुरू ही उस पर हुआ था। MSP तो जब आप मेज पे बैठे तब आपने जिक्र किया। तो अब क्या बदल गया? सवाल तो हमारा शुरू से है।
MSP का सवाल तो शुरू से है हमारा, और हमारा तो C2+50 वाला इन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्यों डाला कि हम C2+50 वाला फार्मूला देंगे, वो लागू करवा दो। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, उसको लागू करवा दो, मार्केट रेट लागू करवा दो, उचित मूल्य लागू करवा दो। ठीक है साहब, इस सबके बीच में सरकार ने लगातार भरोसा दिया है, चीजें कही है, तो भरोसे तो सिर्फ आंदोलन इसका मतलब चलता रहेगा, आंदोलन के जरिए सब कुछ होगा, आंदोलन से ही होगा, बगैर आंदोलन के देश में कुछ। बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। क्रिप्टो करेंसी खरीद चुके लोगों को सरकार से राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी खरीद चुके लोगों को कानून बनने के बाद एक समय सीमा दी जा सकती है, जिस दौरान वो क्रिप्टो करेंसी बेच सकते हैं या डिस्पोज ऑफ की इजाजत उन्हें मिल सकती है। यानी सूत्रों की माने तो सरकार क्रिप्टो से निकलने के लिए लोगों को मौका देना चाहती है, मौका दे सकती है। सरकार शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की तैयारी में भी है। क्रिप्टो पर बैन की खबर के बाद बाजार में गिरावट दर्ज की गई। तो कानून लागू होने के बाद बेचने की मोहलत लोगों को दी जा सकती है। तो मातृभूमि में इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद हैं। ये कहा जा रहा था कि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। तो पीएम मोदी से मिलने के लिए पीएमओ पहुंची हैं ममता बनर्जी। इस समय की बड़ी खबर तो यह थी कि ममता बनर्जी कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकती हैं, विपक्ष को एकजुट करने की पुरजोर कोशिश एक बार फिर करेंगी वो। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी पीएमओ पहुंची हैं ममता बनर्जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।